गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और संविधान का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम आज की क्लास में उसे कवर करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों, संविधान का जो महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान की अनुसूचियां, आज हम उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार अनुसूचियां कहते किसको है। तो दोस्तों, अगर अनुसूचियों को हम परिभाषित करें, हम कह सकते हैं कि अगर अनुसूचियों की परिभाषा देखी जाए तो अनुसूची की क्या परिभाषा बैठती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अनुसूचियां संविधान के अंत में डाली गई विशिष्टियों की एक ऐसी सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद या फिर संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान बना और संविधान में कह सकते हैं कि बहुत से प्रावधान या बहुत से अनुच्छेद ऐसे थे जिनकी व्याख्या करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी व्याख्या अगर अनुच्छेदों के साथ ही कर दी जाती तो अनुच्छेद बहुत लंबा हो जाता। इसलिए ताकि अनुच्छेद बहुत लंबा ना हो, अनुच्छेद बहुत जटिल ना हो, उन अनुच्छेदों की व्याख्या अनुसूचियों में करी गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं परिभाषा के बारे में। तो अनुसूची, संविधान की अनुसूची संविधान के अंत में डाली गई विशिष्टियों, संविधान के अंत में डाली गई विशिष्टियों की ऐसी सूची है जिसमें संविधान के किसी अनुच्छेद या प्रावधान की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, संविधान के अंत में डाली गई विशिष्टियों की एक ऐसी सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। तो दोस्तों, उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं, उदाहरण स्वरूप अगर उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं कि अनुसूची प्रथम जो है वो संघ व उसके घटक राज्य, संघ व उसके घटक राज्य एवं यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। दोस्तों, अगर हम संविधान का भाग पहला देखेंगे, संविधान का भाग पहला, तो वो संघ और उसके राज्यों से जुड़ा है, संघ और उसके राज्य, जिसमें ये कह सकते हैं कि इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारत जो है वो संघ से मिलकर, भारत एक संघ है और भारत अपने राज्यों से मिलकर बना है। मतलब भारत एक संघ है और संघ दोस्तों एक ऐसी इकाई को कहते हैं जो इकाई लगभग कह सकते हैं कई टुकड़ों से मिलके बनी हो। मतलब कह सकते हैं संघ अगर इस पूरे को, ये पूरा एरिया जो हमारा है वो भारत है और भारत एक संघ है। भारत एक संघ इसलिए क्योंकि भारत एक छोटे छोटे राज्यों से मिलके बनता है, इसलिए भारत एक संघ है। कोई भी देश जो छोटे छोटे राज्यों से मिलके बनेगा उसको हम संघ कहेंगे। तो भारत अपने आप में एक है, लेकिन एक होते हुए भी भारत कई भागों में विभाजित है, बटा हुआ है। ये भाग भारत के प्रांत हैं, राज्य। कौन से राज्य हैं दोस्तों? जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह के जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, इन राज्यों से मिलकर जो भारत बना हुआ है, इसलिए भारत को संघ दोस्तों कहा जाता है। और ये हम कहते हैं कि भारत का जो भाग, भारत के संविधान का भाग पहला है, भाग प्रथम है, अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जिक्र करता है भारतीय संविधान। और ये अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें और ज़्यादा विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें बहुत कम शब्दों में अनुच्छेदों को दिखाया गया है कि जैसे कि एक संविधान में कह दिया गया कि भारत
संघ और उसके राज्य क्षेत्र से भारत का निर्माण हुआ है। आगे कह दिया जाएगा कि भारत के किसी भी राज्य को अगर भारत मिटाना चाहे, विनाश करना चाहे तो भारत कर सकता है, या फिर किसी राज्य की सीमा में किस तरीके से बदलाव होगा कि राज्य की सीमा बदली जा सकती है और अधिकार किसके पास होगा, राज्य दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़ के एक राज्य बनाना, या फिर कह सकते हैं कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, ये अधिकार किसके पास है। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें ये जानने को मिलता है और भाग पहला ये संविधान का है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 1 से 4 तक और भाग पहला संविधान का एक ऐसा हिस्सा था जिसे और भी ज़्यादा व्याख्यात करने की जरूरत थी, और भी ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता थी। इसका और भी ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता थी, इसीलिए इससे संबंधित एक अनुसूची को संविधान में डाला गया ताकि इसके संबंध में और भी ज़्यादा क्लियरिटी और भी ज़्यादा स्पष्टता हो सके। तो दोस्तों आज समझ चुके हैं कि अनुसूचियाँ किन्हें कहते हैं। तो अनुसूचियाँ संविधान के अंत में डाली गई उन विवष्टियों को कहते हैं जिनमें संविधान के किसी अनुच्छेद या फिर संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या की गई हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करता है पहली अनुसूची संविधान के भाग पहला, जो संविधान का पहला अनुच्छेद 1 से 4, उसको और विस्तार से व्याख्यात करता है व्याख्यात करती है हमारी पहली अनुसूची। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली देखा कि आखिरकार उदाहरण स्वरूप क्या ऐसा है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अनुसूची है वो संविधान के प्रावधानों का या अनुच्छेदों का ही वर्णन करती है। दोस्तों दूसरी अनुसूची देखेंगे हम। दूसरी अनुसूची, तो दोस्तों दूसरी अनुसूची के अंतर्गत हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित है। भारत सरकार की राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित है दोस्तों। और भारत सरकार की जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी दोस्तों कौन कौन होंगे, तो देखते हैं कि भारत सरकार की राज्य व्यवस्था से जुड़े अधिकारी प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। दोस्तों इन सभी भारत सरकार के पदाधिकारी जो होंगे उनसे संबंधित जो वेतन होंगे, जो भत्ते होंगे, जो पेंशन होगी वो किस प्रकार से दी जाएगी, इनके संबंध में किन किन कानूनों का निर्माण हुआ है, या फिर किस प्रकार से इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की व्यवस्था करी जाएगी, ये भारतीय संविधान की अनुसूची 2 से हमें जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुसूची 3 की ओर। तो दोस्तों जब हम अनुसूची 3 की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं अनुसूची 3 या फिर तीसरी अनुसूची, और इसके अंतर्गत क्या मिलता है दोस्तों। तो तीसरी अनुसूची, इसमें भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने की सूचना
या फिर शपथ ग्रहण करने का वर्णन मिलता है कि भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी होंगे वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, कौन सी शपथ लेंगे, किस व्यक्ति को कौन सी शपथ दी जाएगी। दोस्तों हम भी देखते हैं, हम आज देखते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये जब अपने पद पर नियुक्त होते हैं तो कुछ ना कुछ शपथ इन्हें दिलाई जाती है। और जब इन्हें वो शपथ दिलाई जाती है तो ये शपथ कहाँ से देखने को मिलती है? ये शपथ दोस्तों भारत के संविधान की अनुसूची 30वीं अनुसूची में ये शपथें हमें मिलती है। और 30वीं अनुसूची में जिस मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जिस प्रकार की शपथ ग्रहण की व्यवस्था करी गई है उसी प्रकार का शपथ ग्रहण उसी प्रकार की शपथ ये अपनी नियुक्ति के समय लेते हैं। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एचसी और एससी के न्यायाधीश, एचसी और एससी के न्यायाधीश आदि लोग आते हैं। देश के मंत्री जो होंगे दोस्तों, वो मंत्री क्या शपथ लेंगे, कौन सी शपथ लेने के बाद वो पूर्णतः देश के मंत्री माने जाएंगे। तो दोस्तों ये हमें लगभग 30वीं अनुसूची से पता चलती है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची दोस्तों, चौथी अनुसूची बताती है भारत व उसके संघ राज्य क्षेत्रों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय संसद के दो भाग होते हैं, एक ऊपरी सदन, एक निचला सदन। और भारतीय संसद का एक भाग जिसे हम राज्यसभा या लोकसभा कहते हैं। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो लोग आते हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा में जो लोग आते हैं वो मंत्री होते हैं। और वो मंत्री लोग दोस्तों इलेक्टेड होते हैं, मतलब वो चुनाव प्रक्रिया से जीतकर मंत्री बनते हैं। लेकिन वो लोग जो राज्यसभा में होते हैं वो मंत्री नहीं होते, बल्कि वो उन पार्टियों के द्वारा, और देश की विधान कह सकते हैं कि उन पार्टियों के द्वारा जो लोकसभा में जिस पार्टी के जितने मंत्री जीत के पहुंचे या जिस पार्टी के जितने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी संसद के अंदर है वो उसे इलेक्ट करते हैं, प्लस राज्य की विधानसभा उन्हें इलेक्ट करती है। तो इस तरीके से इनका चुनाव होता है और इस तरीके से ये लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो राज्यसभा इलेक्टेड संस्था नहीं है, राज्यसभा एक ऐसी संस्था नहीं है जिसमें जो मंत्री होते, जो लोग होते, जो राज्यसभा के सदस्य होते वो चुनाव जीतने के बाद जाते हैं। राज्यसभा में चुनाव जीतने के बाद दोस्तों नहीं जाते। राज्यसभा में जो लोग होते हैं उनकी जो चुनावी प्रक्रिया होती है, उनकी जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर जाने तक की वो अलग प्रकार की होती है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? इस प्रक्रिया का वर्णन जो है वो हमारी संविधान की चौथी अनुसूची में दे रखा है। और संविधान की चौथी अनुसूची जो बताती है कि संघ राज्य क्षेत्र, भारत जो संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र, जो उसके विभिन्न राज्य, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उसमें किसको कितनी सीटें देनी है और सीटें किस प्रकार से देनी है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खोने के बाद, समाप्त होने के बाद, और 2 जम्मू के नाम से और लद्दाख के नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अब वर्तमान भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और इन केंद्र शासित प्रदेशों से जैसे कि दिल्ली भी, पांडिचेरी, दमनदीप, ये एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। और इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार से चुने जाएंगे, ये सारी व्यवस्था हमें जानने के लिए जो मिलती है वो चौथी अनुसूची से जानने के लिए मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वीं अनुसूची। दोस्तों 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में जनजातीय के रूप में निवास करती थी।
जनजातियों से हमारा मतलब होता है जो आज ही भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नहीं थे, जो आज ही विकास की रफ्तार से जुड़े हुए नहीं थे, जिनका आज ही विकास का स्तर देखें तो वो बहुत पीछे छूट चुके थे विकास के स्तर पे। मतलब वो आज भी एक तरीके से जो जंगल थे या जंगल में जिस प्रकार के संसाधन मिलते थे या उनके आसपास जिस प्रकार के संसाधन थे, उन्हीं संसाधनों के आधार पर उनकी जीविका चलती थी, उन्हीं संसाधनों के आधार पर उनका गुजर बसर होता था। वो आज के जीवन से नहीं जुड़े हुए थे। हम अगर जाते हैं तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में इस प्रकार की हमें जनजातियां बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसी जनजातियों का जो प्रशासन हुआ था भारतीय संविधान में, ऐसी जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो व्यवस्था करी गई थी, जो अनुच्छेद डाले गए थे, उन अनुच्छेदों में ऐसा महसूस हुआ कि इन जनजातियों का जो प्रशासन होगा उसके संबंध में विस्तार से लिखा जाए, और उसके संबंध में विस्तार से लिखने के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची डाली गई। दोस्तों ये जो लोग हैं, जनजातीय लोग ये अपनी संस्कृति को लेके, अपनी सभ्यता को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हम देखेंगे कि अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों जो नक्सलवाद की समस्या आई या फिर जो इस प्रकार की समस्या आई, जो काफ़ी विद्रोह देखने को मिले, विद्रोह की समस्या आई, दोस्तों उनका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी ज़मीनें छीन लेना, जनजातीय लोगों की ज़मीनें छीनना, या फिर जंगलों की कटाई शुरू करके वहाँ पर रोड सड़कों का निर्माण कर देना। हालांकि ये सभी कार्य विकासशील एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि ये सभी कार्य एक कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और ये किसी बाहरी हस्तक्षेप को अपनी संस्कृति में जल्दी से स्वीकार नहीं करते या फिर बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। और जब इनकी संस्कृति में हस्तक्षेप होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा खूंखार भी हो जाते हैं, विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं, दंगे करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे इन लोगों के अधिकारों को अंग्रेजों ने बहुत कठोरता के साथ छीना। ये लोग जंगलों में निवास किया करते थे, अंग्रेजों ने उन जंगलों को हथिया लिया, जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, यहाँ पर सड़कें बनानी शुरू कर दी ताकि वो अपने व्यापार को अच्छे से कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें बिरसा मुंडा का जो विद्रोह देखने को मिलता है, एक जनजातीय लोग थे, हम देखेंगे कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा और विद्रोह में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और दोस्तों ये जो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने इन लोगों की समस्याओं को पहचाना, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक जनजातीय संस्कृति का मिश्रण था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि हमें अगर शांति से भारत में रहना है तो इन लोगों के अधिकारों को भी हमें कहीं ना कहीं महत्व देना पड़ेगा। फिर आज़ादी सिर्फ देश के ऊंचे वर्ग को नहीं मिली, आज़ादी इन लोगों को भी मिली और ये भी देश का हिस्सा है, तो इनके भी अधिकारों को हमें बचाने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसीलिए 5वीं अनुसूची में इनसे संबंधित, इनके प्रशासन से संबंधित नियमों को, कायदे कानूनों को डाला गया और इसमें कहा गया कि इनकी ज़मीनों को नहीं छीना जाएगा, इनके जंगलों को नहीं उजाड़ा जाएगा और इनकी संस्कृति से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये हमारी 5वीं अनुसूची है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 6ठी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 6ठी अनुसूची में दोस्तों हम देखेंगे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि के प्रशासन से संबंधित दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सॉरी दोस्तों नागालैंड ना हो, ये मिजोरम होगा, मिजोरम आदि के प्रशासन से संबंधित। तो दोस्तों हम देखेंगे ये जो 4 क्षेत्र है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति से, कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। और ये क्या, हम जितने भी पूर्वी राज्यों को देखते हैं भारत के, ना उन लोगों का रंग रूप, ना कद काठी, ना चेहरा और ना संस्कृति कल्चर भारतीय लोगों से कह सकते हैं उत्तर भारतीय लोगों से नहीं मिलता है। और उत्तर भारतीय संस्कृति जो होगी वो हमेशा कहेंगे कि सभी भारतीयों के ऊपर हावी रहेगी। और बहुत से टाइम तो ऐसा होता है जब ये पूर्वी राज्य के लोग हमें दिल्ली आसपास के एरियो में दिखते हैं तो हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते कि वो नेपाली है, चाइनीज़ है या जापानी है, कौन है वो लोग। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो एरिया थे ये भी अपनी संस्कृति को लेके बहुत
ज़्यादा संवेदनशील थे। फिर ये एरिया ऐसे भी एरिया थे जहाँ पर हम सेपरेटिज्म को देखेंगे, अलगाववाद को देखेंगे दोस्तों, अलगाववाद को देखेंगे। मतलब इन देशों में उग्रवादी संगठन थे, इन राज्यों में उग्रवादी संगठन जो हमेशा इन राज्यों को भारत से अलग करने की मांग पर अड़े हुए थे। अलग करने की मांग पर अड़े थे कि भारत से अलग होके हम अपनी खुद की संस्कृति, हम अपना खुद का देश बनाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ की जनता को ताकि भारत के साथ अच्छे से जोड़ा जा सके, ताकि इन उग्रवादी संगठनों को दबाया जा सके, ताकि लंबे समय तक भारत की एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके, इनके संबंध में हमने 6ठी अनुसूची भारत के संविधान में डाली गई। और वहाँ पर इनसे संबंधित हमें प्रशासन के बारे में या इन राज्यों में किस प्रकार से शासन होगा उसके संबंध में जानकारी मिलती है। क्योंकि इनका शासन संपूर्ण भारत जैसा नहीं होगा, इन लोगों को कुछ अधिकार ज़्यादा दिए जाएंगे, कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, या फिर इन लोगों के अकॉर्डिंग ही यहाँ के जो शासन होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। तो जो परिवर्तन होंगे वो 6ठी अनुसूची में दोस्तों डाले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर 7वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है संघ व राज्य के बीच शक्ति बंटवारा। संघ व राज्य के बीच शक्ति बंटवारा से संबंधित है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में हम देखेंगे, ये अगर भारत देश है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कई राज्यों में बटा हुआ है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और जो राज्य का मुखिया होता है दोस्तों सीएम होता है, और जो पूरे देश का मुखिया होगा वो पीएम होगा, मतलब प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होगा। और जबकि ये जो हमारा सीएम होगा ये अपने राज्य का मुखिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पूरा देश है, प्रधानमंत्री को पूरे देश के लिए कार्य करना है, तो मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लिए कार्य करने हैं। लेकिन कौन से कार्य प्रधानमंत्री करेगा और कौन से कार्य मुख्यमंत्री करेगा, इन चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करा गया है, अलग अलग स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों इसमें 3 सूची का प्रावधान मिलता है। हम देखेंगे कि 3 सूची कौन सी होगी। सबसे पहले हम संघ सूची को देखेंगे दोस्तों, संघ सूची। उसके बाद दोस्तों हम राज्य सूची को देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में बात करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों एक उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि ये एक घर है, जो भारत एक घर है और ये उस घर के कमरे हैं। ये जो राज्य होंगे ये उसके घर के कमरे होंगे। तो भारत देश का इस घर का भी एक हेड होगा, उस हेड को दोस्तों हम प्रधानमंत्री कहेंगे। और इन कमरों का भी अपना अपना हेड होगा और जिसे हम चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री कहेंगे। तो इस देश के अंदर ये दोनों लोग मिलके अपनी अपनी सीमा के तहत कार्य करते रहेंगे। हम कह सकते हैं कि इस पूरे घर के जो कार्य दिए गए, इस पूरे घर को कैसे चलाना है, इस पूरे घर में खाना खर्चा किस प्रकार से मैनेज करना है, इस पूरे घर में साफ सफाई किस प्रकार से करनी है, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री करेगा। अब इस घर के अंदर कमरे भी आते हैं, तो इन कमरों के अंदर भी क्या कार्य करने हैं, मतलब राज्यों के अंदर भी यही वाले कार्य प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो अपने अपने राज्यों के वो वाले कार्य करेंगे। अब इनसे अलग कुछ जो कार्य बचते हैं, जैसे कि इस घर के अंदर डेकोरेशन किस प्रकार से करनी है, तो वो मुख्यमंत्री खुद करेगा अपने अपने राज्यों के अंदर डेकोरेशन। तो हम एक कह सकते हैं कि एक ही जगह पर प्रधानमंत्री भी काम करेगा और एक ही जगह पर उसी जगह के कुछ भागों पर मुख्यमंत्री भी काम करेगा। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों के जो अधिकार है या फिर दोनों के कार्य एक दूसरे में टकराए ना, इसीलिए दोनों के कार्यों को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है कि ये वाले कार्य मुख्यमंत्री करेगा और ये वाले कार्य प्रधानमंत्री ही करेगा। तो दोस्तों देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वाली सूची होगी जिससे संबंधित विषय पर कानून केंद्र बनाएगा। जिससे संबंधित विषय पर दोस्तों कानून जो होगा वो केंद्र बनाएगा। जो संघ सूची होगी, संघ सूची में जो जो विषय डाले गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, उन विषयों पर कार्य करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार होगा, मतलब मुख्यमंत्री का अधिकार होगा। लेकिन राज्य सरकार, लेकिन अगर ये राष्ट्रहित का मुद्दा है,
लेकिन कोई ऐसा इसमें मुद्दा होता है जो राष्ट्र हित का है, मतलब जिसका प्रभाव पूरे देश में देखा जा सकता है, जिसका प्रभाव पूरे देश में हो सकता है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार ही, प्रधानमंत्री ही, केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। यहाँ दोस्तों समवर्ती सूची में जिन विषयों को दे रखा है वहाँ पे केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर राष्ट्र हित की बात आती है, कोई मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्र हित का है या फिर जिसका स्वरूप राष्ट्रीय है, जो पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, तो वहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगा। या फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है, केंद्र सरकार कहता है नहीं इसे मैं काम करूंगा, राज्य सरकार कहती है नहीं मैं काम करूंगा, तो इसमें अगर केंद्र काम करना चाहता है तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। मतलब अंतिम जो बना कार्य करने का अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा इस संबंध में। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची है, और कह सकते हैं कि समवर्ती सूची ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची दोस्तों, ये जो 8वीं अनुसूची है ये भारत की 22 भाषाओं का जिक्र करती है। भारत की 22 भाषाओं का जिक्र है या फिर वर्णन है। जिस समय ये अनुसूची हुई थी तो कह सकते हैं मूल अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं। समय के साथ हमने इसमें नई नई भाषाओं को जोड़ा। इसमें अब हम कह सकते हैं सिंधी हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, डोंगरी हो गया, इस प्रकार की भाषाओं को भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। और भारत संविधान कह सकते हैं कि भारत का संविधान भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करता है या फिर भारत की 22 भाषाओं को अनुमति देता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 9वीं अनुसूची, दोस्तों 9वीं अनुसूची के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था, मतलब जिस समय हमारा संविधान बना था, तो जब हमारा मूल संविधान था उस संविधान में केवल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों देख लेते हैं आखिर कारण क्या था 9वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, और इस संविधान की क्या विशेषता है। दोस्तों जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, ध्यान से सुनिए इस बात को दोस्तों, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आज़ादी से पहले हमारा देश बहुत बड़ी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। बहुत बड़े बड़े जागीरदार, सूदखोर, महाजन लोग भारत में स्थापित थे, और अंग्रेजों ने भी उस व्यवस्था को जोगा तो चलने दिया। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो देखा गया कि एक एक जागीरदार के पास, एक एक रियासत जादे के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, और वो ज़मीन लगभग बंजर पड़ी रहती थी। उन ज़मीन में किसी प्रकार की खेती नहीं होती थी, कृषि नहीं होती थी, और जब कृषि नहीं होती थी तो उत्पादन भी नहीं होता था, और जब उत्पादन नहीं होता था तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कैसे होता। जब उत्पादन नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और दोस्तों जब उत्पादन नहीं होगा तो देश के जो लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, देश में भूखमरी की समस्या, उसको कैसे हम दूर करेंगे। और अगर इतनी बड़ी, एक महत्वपूर्ण बात सुने, अगर इतनी बड़ी जमीन एक एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो हम सामाजिक न्याय कभी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सामाजिक न्याय कहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो हो उसे रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय समाजवाद, ध्यान रखें, समाजवाद की जो धारणा थी, जो अवधारणा थी, उससे बहुत प्रभावित थे। और समाजवाद की धारणा कहती है कि आर्थिक तौर पर सभी व्यक्तियों में जितनी समानता लाई जा सके उतनी लाने के प्रयास करने चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस
दिशा में काम करने के लिए तत्पर थे। देश की आज़ादी के बाद तुरंत उन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतों के पास, जागीरदारों के पास बड़ी बड़ी ज़मीन थी, उन ज़मीनों को छीनना शुरू करा और उन ज़मीनों को छीनकर आम लोगों में कह सकते हैं पट्टे के तौर पर एक निश्चित ज़मीन को बांटा गया। एक मापदंड निर्धारित कर दिया गया, अगर इससे ज़्यादा ज़मीन किसी व्यक्ति के पास है तो उससे छीन के वो गरीब लोगों में बांट दी जाएगी और गरीब लोग उस पर खेती करेंगे तो वो ज़मीन जो बंजर पड़ी रहती है, क्योंकि अमीर व्यक्तियों को खेती करने की जरूरत नहीं है उस ज़मीन पे, उसके जो खर्चे पानी हो रहे होते हैं वो अलग चीज़ों चल रहे हैं, इसलिए वो ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी रहती थी। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसे ज़मीन मिल जाएगी तो उससे बहुत फ़ायदा ये होगा कि एक तो कृषि का पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर डिपेंड होता है और वो कृषि को आगे बढ़ाएगा तो देश को भी ज़्यादा अनुत्पादन मिलेगा, गरीब व्यक्ति को भी रोजगार मिलेगा और एक तरीके से सामाजिक न्याय, जो देश की भूमि होगी, देश के संसाधन होंगे वो गरीबों तक पहुँचेंगे, गरीबों में बटेंगे तो एक तरीके से सामाजिक न्याय भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इसी सोच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में भूमि सुधारों की शुरुआत की। लेकिन ये जो भूमि सुधार पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इससे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीनों को छीनना शुरू करा तो ये सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि सरकार इस प्रकार से भूमि नहीं छीन सकती, इस प्रकार से लोगों की निजी संपत्ति को नहीं छीन सकती, क्योंकि हमारे संविधान का मूल अधिकार, उसमें अनुच्छेद 30 जो ये कहता था कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से सरकार अगर संपत्ति, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को छीनती है तो सरकार उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। और जब मौलिक अधिकारों का सरकार जब उल्लंघन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक होगा, उसका सिक्योरिटी गार्ड सुप्रीम कोर्ट होगा, अभिभावक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े मौलिक अधिकार है और इसलिए सरकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, सरकार किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को नहीं छीन सकती। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूसरा तरीका अपनाया कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा और इसके संबंध में एक प्रावधान किया कि इस अनुसूची को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन से दूर रखा गया। मतलब इस अनुसूची को एक ऐसी अनुसूची बनाया गया कि इसके संबंध में न्यायालय की शक्ति जीरो है, इसके संबंध में न्यायालय की शक्ति जीरो है। न्यायिक समीक्षा, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब न्यायालय इसे इस पैमाने पर इसकी समीक्षा नहीं कर सकता, इसकी जांच नहीं कर सकता, मूल्यांकन नहीं कर सकता कि यह सही है या गलत है। और इस तरीके से हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इसमें राज्य अधिग्रहण की विधियों को डाल दिया। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों को डाला गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों को डाल दिया गया। मतलब सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को किस प्रकार से छीन सकती है, उसकी क्या प्रक्रिया हो, उसकी क्या विधि हो, इसमें डाल दिया गया। इस प्रकार एक ऐसा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक फांस बन गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्य नहीं कर पा रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके समाधान के तौर पर 9वीं अनुसूची को बनाया और संविधान में डाल दिया। 9वीं अनुसूची के संबंध में प्रावधान किया कि 9वीं अनुसूची पर सुप्रीम कोर्ट, देश का कोई भी कोर्ट कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता। 9वीं अनुसूची के संबंध में सरकार जो कार्य करेगी उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या देश के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। तो एक प्रकार से अब सरकार ने अपने रास्ते खोल लिए, सरकार जो चाहे वो कर सकती थी। दोस्तों बाद में हम देखेंगे कि इस अनुसूची में विवादित मुद्दों को डाल दिया गया।
वो मुद्दे आगे आने वाली सरकारें, जो मुद्दे सरकारें कह सकते हैं जिन पर सरकारें कार्य करना चाहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट और संविधान कहीं ना कहीं उन्हें रोकता है, तो उन मुद्दों को आगे आने वाली सरकारें सब इसमें डाल देंगी और इन मुद्दों की कोई की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इन मुद्दों से जिन लोगों को लॉस होगा, देश के जिन नागरिकों के अधिकार छिनेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो दोस्तों हम देखेंगे, लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती जो मामला आया और इसमें जो मूल ढांचे का दोस्तों सिद्धांत उभर के आया, जो मैंने आपसे चर्चा करी थी पिछली क्लासों में कि मूल ढांचे का सिद्धांत मतलब मूल ढांचा संविधान के उस भाग को कहेंगे कि जिस पे संविधान का एक तरीके से आधार टिका हुआ है, जिस पे हमारा संविधान टिका हुआ है, जो हमारे संविधान की पहचान है। जिन चीज़ों को अगर हम संविधान से निकाल दें तो हमारा संविधान अपनी पहचान खो बैठेगा। हम फिर ये वर्णित नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है। मूल ढांचा वो है जो देश के संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाया और जिस प्रकार की जिस प्रकृति का संविधान उन्होंने बनाया वो संविधान का मूल ढांचा होगा। तो दोस्तों मूल ढांचे के सिद्धांत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उन सभी, अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी ऐसा मुद्दा डाला जाता है जो देश के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा मुद्दा जो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीने, कोई ऐसा मुद्दा जो राज्य की प्रकृति को, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतांत्रिक व्यवस्था बना दे, कोई भी ऐसा मुद्दा संसद करने की कोशिश करती है, सरकार करने की कोशिश करती है, कोई भी ऐसा कार्य, तो 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा तभी करी जाएगी जब वो देश के संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। तो दोस्तों बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकारें कि 9वीं अनुसूची में बहुत सारे मुद्दे हैं जो वर्तमान सरकारें भी डाल देती हैं, लेकिन तब भी एक प्रकार का सरकार के ऊपर दोबारा से अंकुश सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में भी वो वाले परिवर्तन नहीं हो सकते जो देश के संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करें या प्रभावित करें। तो दोस्तों ये 9वीं अनुसूची थी जिसमें राज्य अधिग्रहण की विधियाँ, राज्य किसी की संपत्ति कैसे छीने, इसलिए इसका जिक्र किया गया। दोस्तों एक देश को आगे बढ़ने के लिए अपने कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए हम देखते हैं आज कहीं सरकार अपना एयरपोर्ट बना रही है, कहीं सरकार अपने बंदरगाह बना रही है, कहीं किसानों की ज़मीन लेके सरकार हाईवे निकाल रही है। तो दोस्तों ऐसे में अगर सरकार कहीं बहुत बड़ी सड़क और हाईवे निकालती है तो देश के लिए एक अच्छा कार्य होता है। लेकिन अगर किसान इस बात पर अड़ जाएं कि हम अपनी भूमि नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे, चाहे सरकार हमें 10 गुना मुआवजा दे, तो ये भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इस अनुसूची में सरकार ऐसे ही मुद्दों से निपटने के लिए ये अनुसूची सरकार ने बनाई और सरकार अपने विकासात्मक कार्यों के लिए उन लोगों की भूमि को छीन सकती है, बदले में मुआवजा देगी। लेकिन अगर कोई तब भी अगर अग्री नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, तो सरकार इस अनुसूची के माध्यम से उनकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, छीन सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दसवीं अनुसूची दोस्तों देखते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई 1985 में जोड़ी गई। राजीव गांधी के समय, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये क्यों जोड़ी गई, तो हम देखेंगे कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कहा जाता है वो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे, मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका राजनीति में कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में। वो अपने आप में एक पायलट थे, विदेशों में रहे थे और काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करा था। उनके छोटे भाई जो संजय गांधी थे वो राजनीति से जुड़े रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, हवाई एक्सीडेंट में। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु कर दी जाती है, उनके बॉडीगार्ड द्वारा इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है, तो एक इस प्रकार की स्थिति उभरती है कि हालांकि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। तो इंदिरा गांधी के ही कुछ कह सकते हैं बहुत वफादार नेता ये डिसीजन लेते हैं
कि राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। राजीव गांधी उस समय दिल्ली में भी नहीं थे, राजीव गांधी उस समय आई थिंक बेंगलोर के आसपास थे। राजीव गांधी को फ़ोन जाता है और तभी राजीव गांधी को बुलाया जाता है, और जब वो आते हैं तभी उन्हें बताया जाता है कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। तो दोस्तों एक ऐसी कह सकते हैं स्थिति आ गई कि एक व्यक्ति जो दूर दूर राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ था, वो एकदम से देश के सबसे बड़े सर्वोपरि पद पर बैठ गया, शासन के राजनीति के सर्वोपरि पद पर बैठ गया और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो जब राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बना तो सभी बड़े नेता जो देश के थे वो ये सोचे थे कि अभी इसे कोई अनुभव नहीं है, ये एक कमज़ोर प्रधानमंत्री रहेगा, और इस अगर जो अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, कमज़ोर प्रधानमंत्री है, तो क्यों ना उसकी अनुभवहीनता का फ़ायदा उठाया जाए। तो देश के बड़े नेताओं ने आपस में प्रधानमंत्री बनने के लिए गुटबाजी शुरू कर दी, और इस गुटबाजी को रोकने के लिए एक पार्टी के नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के जो नेता छोड़ के तीसरी पार्टी में जा रहे हैं, और कई नेता तो एक नेता ऐसे रहे जिन्होंने एक दिन में 2-2 3-3 पार्टियां छोड़ी। और उस समय एक मुहावरा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ जिससे कहा गया कि आया राम गया राम। हरियाणा के एक दोस्तों विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने इस तरीके से एक ही दिन में 2 से 3 पार्टियां बदली। तो आया राम गया राम उस समय एक फेमस मुहावरा बन गया था, क्योंकि पार्टी के सदस्य एक दूसरे को छोड़ते रहते थे, शामिल होते रहते थे। तो इसी स्थिति को, ताकि पार्टी में स्थिरता आए, इसीलिए 9वीं अनुसूची को 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जो दल बदल अधिनियम के बारे में बताती है। अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति पार्टी छोड़ता है तो किस प्रकार से पार्टी छोड़ेगा, अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे ये अधिकार होगा या नहीं होगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ दल बदल अधिनियम होगा। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम ये स्पेशल दल बदल अधिनियम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारी 9वीं अनुसूची थी। अगर 11वीं अनुसूची देखें तो हम दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई, और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को पंचायती राज के अधीन किया गया। पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को पंचायती राज के अधीन किया गया। दोस्तों आज हम देखते हैं कि गांव में प्रधान का चुनाव होता है, और गांव की जो समस्या होती है उसे प्रधान ही बखूबी से समझ सकता है, क्योंकि प्रधान गांव का व्यक्ति होता है और गांव में जमीनी स्तर से जुड़ा होता है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा होता है, गांव में रह रहा होता है, गांव में निवास कर रहा होता है, इसलिए गांव की समस्याओं को वो समझता है। इसी चीज़ों को, ताकि हमारे गांव भी डेवलप हो, हमारे गांव के लोग भी राजनीतिक कह सकते हैं कि राजनीति किस प्रकार से होती है, राजनीतिक ज्ञान उन लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हम कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करा गया, ताकि गांव भी विकास के स्तर पर आगे बढ़े, गांव भी विकसित हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले हमारे गांव भी, इसीलिए पंचायती राज को शुरू करा गया। और ये जो पंचायती राज था, 29 विषय ऐसे जो गांव से जुड़े हुए थे, जैसे गांव में ट्यूबवेल बनानी है, सरकारी नल लगवाना है, और पशुधन की सुविधा किस प्रकार से करनी है, गाँव में पशु लोगों के पास है तो, और खेती वेती के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो गाँव के विकास के लिए आवश्यक है, या जो हर गाँव की अलग अलग समस्या होती हैं जिसे प्रधान ही जानता है, ऐसे विषय पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज शासन में जोड़ दिए गए। और ये 29 विषयों का अधिकार पंचायत राज को दे दिया गया कि पंचायत राज इस पर खुद कानून बना सकती है, उनका समाधान खुद करेगी। दोस्तों ये हमारी 11वीं अनुसूची थी। अगर 12वीं अनुसूची देखें, 12वीं अनुसूची दोस्तों, ये जो हमारी 12वीं अनुसूची होगी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाएगी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके साथ साथ ही अब 1993 में ही जोड़ी जाएगी, और ये नगर पालिका से संबंधित होगी। संबंधित 18 विषय
नगर पालिका से संबंधित 18 विषय जो होंगे इसमें वर्णित किए जाएंगे। 18 विषय नगर पालिका से जोड़े जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि गांव में जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, शहर में वही चुनाव हम काउंसलर के लिए देखते हैं या फिर निगम पार्षद के लिए देखते हैं कि एक निगम पार्षद होगा, निगम पार्षद के ऊपर हम एमएलए देखते हैं और एमएलए के ऊपर हम एमपी देखते हैं, सांसद को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे देश की शासन व्यवस्था के स्तर हैं। तो ताकि शहर को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, शहरी इकाइयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके और उस इकाइयों का बेहतर तरीके से वहाँ की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसीलिए निगम पार्षद या काउंसलर का भी ये चुनाव कराया जाने लग गया। दिल्ली में हम देखते हैं चुनाव होते हैं और 18 ऐसे विषय जो लगभग आसपास से जो काउंसलर के अधीन डाले गए, जो लगभग जिनका समाधान काउंसलर को करना चाहिए, वो यहाँ पर काउंसलर को दे दिए गए, नगर पालिका के अधीन कर दिए गए। जैसे कि छोटे मोटे कार्य कि अगर नाली में टूट फूट हो रही है तो नाली किस तरीके से बनी, अगर सड़कें गलियाँ छोटी मोटी गलियाँ में टूट फूट हो रही है तो वो किस प्रकार से सही होंगी, अगर खंबे लाइट जो होते हैं स्ट्रीट लाइट वो सही नहीं हो रही तो वो कैसे सही होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी वो निगम पार्षद तो एक काउंसलर को शहरों में दे दी जाएंगी। तो हम देखेंगे इस प्रकार से हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो 3 स्तर पर शासन करेगा। एक पंचायती स्तर पर, छोटे स्तर पर, उसके बाद हम पंचायती या नगर पालिका स्तर, छोटा स्तर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे एमएलए आएंगे जिन्हें विधायक जी कहते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। और उसके बाद हमारे एमपी आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद कहते हैं, जो संसद में बैठते हैं। और इसी तरीके से हमारे लोकतंत्र के 3 स्तर दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे संविधान की 12 की 12 अनुसूचियाँ हो गई। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। और अगर आपको ये सभी समझ में आती है और अच्छी लगी आपको मेरी क्लास, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जितना मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, उतनी बेस्ट नॉलेज, उतनी बेस्ट जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। और जो जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा वो ऐसी जानकारी लेके आऊँगा कि जब आप मेरे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे, क्लास का रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे और डेफिनेटली आप उस दिन ये महसूस करेंगे कि हाँ, ज्ञान सर ने जो पढ़ाया था वो शानदार था, वो जानदार था। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।